बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आप यहाँ मौजूद हैं। आज जब सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो आज सुबह अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान साहब ने सुप्रीम कोर्ट के रूबरू एक तहरीरी एतराज़ात से भरी दरख्वास्त वो जमा कराई। जब सुबह ये दरख्वास्त रजिस्ट्री में दी गई तो रजिस्ट्री ने इसको लेने से इनकार किया और कहा गया कि ये दरख्वास्त डायरेक्टली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के बेंच के सामने रखी जाए। वफाक की तरफ से जो एतराज़ात आज तहरीरी तौर पे अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने उठाए हैं वो बड़ी संजीदा और संगीन नौइयत के हैं। इस दरख्वास्त में ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो पहला बेंच था 7 रुकनी, जिसने सुओ मोटो केस में इलेक्शन कराने के ऑर्डर जारी किए थे, वो फैसला 4-3 से आ चुका है, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस अथर मिनल्लाह इनके ऑर्डर्स ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं कि हम 4-3 से इन पिटिशन्स को डिसमिस करते हैं और जुरिस्डिक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट इस केस को नहीं सुन सकती। ये केस वापस हाई कोर्ट में जाएगा और सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो नोटिस इस केस में नहीं ले सकती। जब 4-3 से सुओ मोटो केस मुस्तरद हो चुका तो फिर ये जो पिटिशन आई है अमल दरामद के लिए, इसकी गुंजाइश नहीं बनती। इसलिए ये बेंच जो केस सुन रहा है इसकी कानूनी हैसियत इसलिए नहीं है क्योंकि 4-3 के फैसले से पिछला केस जो है वो डिसाइड हो चुका है। इसलिए ये प्रोसीडिंग आगे नहीं चल सकती। ये पहली दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट के सामने तहरीरी तौर पे आज वफाकी हुकूमत ने करवाई है। 4-3 के साथ साथ ये कहा गया है कि इस केस में जब 7 रुकनी बेंच ने इस केस को टेकअप किया तो उससे पहले ये 9 रुकनी बेंच था और जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने रज़ाकाराना तौर पे केस सुनने से माजरत की थी। इसलिए उनको अब भी इस केस सुनने से माजरत कर लेनी चाहिए क्योंकि वो ऑलरेडी अपना एक माइंड डिस्क्लोज़ कर चुके थे पिछली दफ़ा जब गुलाम महमूद डोगर के केस में, CCPO लाहौर के केस में उन्होंने ये सुओ मोटो के लिए इलेक्शन वाला केस रेफ़र किया था। तो इसलिए जब रज़ाकाराना तौर पे वो पिछले केस में माजरत कर चुके तो इस केस से भी उनको माजरत करके बेंच से अलहदगी इख्तियार कर लेनी चाहिए। ये भी तहरीरी तौर पर दर्ज है 4-3 की मेजॉरिटी से जो मुस्तरद होने वाली बात, और उसके बाद एजाजुल एहसन साहब का इस बेंच से अलहदगी का मुतालबा भी इस दरख्वास्त के अंदर बाकायदा तौर पे आज तहरीरी तौर पे वफाकी हुकूमत ने करवाया है। तीसरी बात जो अहम बात है जो तहरीरी तौर पे वफाक ने एतराज़ जमा कराया है वो 29 मार्च का काजी फ़ायज़ीसा साहब का ऑर्डर है। 29 मार्च का काजी फ़ायज़ीसा साहब का ऑर्डर ये कहता है बड़े वाज़े तौर पे, बड़ी क्लियरली कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 184(3) के तहत जो भी प्रोसीडिंग करनी है उसके रूल्स फ्रेम होने चाहिए, बेंचेस की तश्कील के हवाले से रूल फ्रेम होने चाहिए, सुओ मोटो कहाँ कब कैसे लिया जा सकता है उस पे रूल फ्रेम होने चाहिए। एक जुडिशल ऑर्डर 29 मार्च को काजी फ़ायज़ीसा साहब का आ चुका जो फील्ड में है, जो इस वक्त एक लीगल और वैलिड ऑर्डर है और वो फील्ड होल्ड करता है। मज़ीद तहरीरी तौर पे जो एतराज़ात जमा कराए गए उसमें ये भी बात दर्ज है कि ये अमर अफसोसनाक है कि काजी फ़ायज़ीसा के जुडिशल ऑर्डर को एक इंतज़ामी ऑर्डर के तहत उसकी नफ़ी की गई और ये रिवायत डलना कि एक इंतज़ामी ऑर्डर एक जुडिशल ऑर्डर को सुपरसीड करे या सेटिसाइड करे या उसकी नफ़ी करे, ये एक इंतहाई गलत रिवायत डल गई है जिसकी कानून के अंदर
आइन के अंदर कोई गुंजाइश नहीं है और मुल्क का जुडिशल सिस्टम अगर ऐसा होना शुरू हो गया कि आप इंतज़ामी ऑर्डर्स के ज़रिए जुडिशल ऑर्डर्स को ओवर रूल करना शुरू हो गए, ये बड़ी अहम बात है कि अगर जुडिशल ऑर्डर्स को इंतज़ामी ऑर्डर्स के तहत ओवर रूल करना शुरू हो गए तो पूरे मुल्क का जो इंसाफ का और अदल का निज़ाम है वो बैठ जाएगा और एक एनार्की की सूरत हाल होगी। यानी ये ऐसी बात है कि खुदा न खास्ता कल को वफाक जो है वो किसी जुडिशल ऑर्डर पे इंतज़ामी ऑर्डर पास करके उसको ओवर रूल कर दे। इसलिए जो रजिस्ट्रार का इंतज़ामी ऑर्डर है जिसने काजी फायजीसा के 29 मार्च के ऑर्डर को ओवर रूल किया, उसकी कानूनी आइनी कोई हैसियत नहीं है, रूल्स में कोई गुंजाइश नहीं है और इस दरख्वास्त के अंदर ये बात दर्ज है कि वो ऑर्डर ब्लेटेंटली गलत था और उस ऑर्डर को रिकॉर्ड का हिस्सा ना बनाया जाए जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है सर्कुलर के ज़रिए, और काजी फायजीसा के ऑर्डर के तहत ये कार्रवाई मज़ीद आगे नहीं चल सकती। ये बात भी तहरीरी तौर पर दर्ज है। इससे आगे चलिए, जो अगली बात है वो बड़ी अहम है जिसके अंदर अटॉर्नी जनरल ने वफाक की तरफ से ये सबमिशन की है कि क्योंकि ऑनरेबल 9 जज साहिबान इस मामले पे अपना कोई ना कोई जहन डिस्क्लोज कर चुके हैं, अपनी किसी न किसी राय का इजहार कर चुके हैं, इसलिए चीफ जस्टिस साहब को और मुनीब अख्तर साहब को भी इस बेंच से अलहदगी इख्तियार कर लेनी चाहिए। मुनीब अख्तर साहब का पहले आ गया कि मुनीब अख्तर साहब एजाज़ुल एहसन साहब का पहले आ गया कि क्योंकि वो रिक्यूज़ पिछले केस में कर चुके थे, इस केस से अलहदगी इख्तियार करें, और साथ ही साथ चीफ जस्टिस और मुनीब अख्तर साहब क्योंकि वो भी इस मामले पे माइंड भी डिस्क्लोज़ कर चुके हैं, 4-3 का ऑर्डर भी आ चुका है, काजी फायजीसा का ऑर्डर भी आ चुका है, इसलिए इन दोनों को भी बेंच से अलहदगी इख्तियार करनी चाहिए और ये केस आगे नहीं सुनना चाहिए। इन तमाम तर बातें करने के बाद जो वफाक ने आर्टिकल 224 की बात की है वो बड़ी अहम है कि आर्टिकल 224 आइन का वो केयर टेकर का कॉन्सेप्ट देता है कि पूरे मुल्क में केयर टेकर गवर्नमेंट्स होंगी और ये इस बात की दलील है कि तमाम मुल्क में इलेक्शंस बैक वक्त होंगे। किसी एक सूबे में या वफाक में कोई सियासी हुकूमत ना हो जो किसी दूसरे सूबे में या वफाक में इलेक्शन पर असरअंदाज हो सके या बतौर सरकार अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कर सके। आर्टिकल 224 के होते हुए गुंजाइश नहीं है कि अलग-अलग इलेक्शन किए जाएं, और ये बात भी इस दरख्वास्त में दर्ज है कि पंजाब असम्बली को तोड़ा गया पॉलिटिकल मोटिव के तहत और उसमें नेशनल असम्बली के इलेक्शन पर असरअंदाज होने की एक कोशिश है। तो इसलिए आर्टिकल 224 बैक वक्त इलेक्शंस की बात करता है, वो भी इसमें दर्ज है। इसमें सदर मुमलिकत की जो अथॉरिटी है उसको भी चैलेंज किया गया है और ये कहा गया है कि सदर मुमलिकत के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो इलेक्शन की डेट अनाउंस करें, ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है और इलेक्शन कमीशन ने अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए डेट अनाउंस की थी और उसके बाद जब हालात देखे गए तो उसमें फिर रद्द बदल की गई। जो 3 मेन इसमें इस्तदाएँ की गई हैं वो ये की गई हैं कि ये पिटिशन क्योंकि 4-3 से पिछली डिसमिस हो चुकी, ये केस ना सुना जाए। दूसरा, काजी फायजीसा के ऑर्डर के तहत ये केस आगे ना चलाया जाए। और तीसरा, क्योंकि तमाम जज साहिबान 9 जज साहिबान अपने राय का इजहार कर चुके, अपना जहन दे चुके, जो बाकी 6 जज साहिबान हैं सुप्रीम कोर्ट के जिन्होंने अभी तक इस मामले पे ना अपनी राय का इजहार किया है, ना इस मैटर को डिसाइड किया है, ना कोई जुडिशियल या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर पास किया है, 6 रुकनी बेंच बाकी जज साहिबान का उन 9 को निकाल के वो तश्कील दिया जाए और जितने भी आइनी और कानूनी निकात हैं, जो 4-3 का डिसीजन है, जो काजी फायजीसा का ऑर्डर है, जो पार्लियामेंट में लेजिस्लेशन की गई है और जो जज साहिबान ने रिक्यूज़ किया है, तो जो 6 जज साहिबान हैं रिमेनिंग वो इस पर अपना माइंड डिस्क्लोज करें और वो इन पिटिशंस को सुने। हमारी ये तमाम जो दरख्वास्तें हैं जो वफाकी हुकूमत ने तहरीरी तौर पे की हैं,
वो आपके सामने रख दी। ये तमाम तर चीज़ें आइन, कानून और जुडिशल ऑर्डर्स के तहत हैं। पार्लियामान एक सुप्रीम इदारा है जो एक लेजिस्लेशन आर्टिकल 184(3) के हवाले से कर चुका, सुओ मोटो के हवाले से कर चुका, बेंचेस की तश्कील के हवाले से कर चुका। वो सदर मुमलिकत के पास बिल पेंडिंग है, मगर सदर मुमलिकत उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। वो पार्लियामान में आएगा, जॉइंट सिटिंग से मंजूर होगा और उसके बाद फिर 3 सीनियर मोस्ट जजेस वो बेंचेस की तश्कील दिया करेंगे। अब मैं PDM और हुकूमती इत्तेहाद के मामले पर आता हूँ कि जो एलामिया जारी किया गया था, बहुत से दोस्त ये सवाल कर रहे हैं, उस एलामिया में ये दर्ज था कि हुकूमती इत्तेहाद की तमाम जमातें बेंच पर अदम एतमाद करती हैं। अब अदम एतमाद अदालत के अंदर होता है, बाहर नहीं होता। तो जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो हमारे ख़दशात हैं और जो कानूनी निकात हम उठाना चाहते हैं, वो हम अदम एतमाद का इजहार कोर्ट के सामने करेंगे। वकला वहाँ पर बहस करेंगे, बातचीत करेंगे और तमाम तर हमारी मारूज़ात वो हम कोर्ट के सामने रखेंगे, क्योंकि हमारे नज़दीक ये कोर्ट को बताना ज़रूरी है कि कानूनी तौर पे, आइनी तौर पे ये प्रोसीडिंग इल्लीगल है, ये नहीं चल सकती और इसको नहीं चलना चाहिए। इस पर फैसला आ चुका है 4/3 का, इस पर 29 मार्च का फैसला आ चुका है। अब देखते हैं कि बेंच हमारी ये जो तहरीरी एतराज़ात हैं वफाक की तरफ से, इन पे क्या फ़ैसला करता है। और हमने फ्री एंड फेयर इलेक्शन के हवाले से आर्टिकल 224 का भी हवाला दे दिया है। उम्मीद है कि इंसाफ के तकाज़े पूरे किए जाएंगे और हमारे तहरीरी एतराज़ात को तफसील से सुना भी जाएगा, तहम्मुल से सुना जाएगा और इस पर कोई ना कोई फैसला सादर फरमाया जाएगा। अगर आपकी 4/3 वाली मंतक मान ली जाए तो ये फैसला 9 रुकनी बेंच के पास करने जाना चाहिए, तो 9 रुकनी बेंच को फैसला करना चाहिए। इसमें जो 9 रुकनी बेंच था जिसने इनिशियल तौर पे समाअत की, 2 जज साहिबान ने बगैर कुछ कहे रज़ाकाराना तौर पे बेंच से अलहदगी इख्तियार की। 4 जज साहिबान ऑर्डर दे चुके इस पिटिशन के ख़िलाफ़, 3 दे चुके इसके हक़ में। हमारी इस्तदा ये है कि 9 जज साहिबान ऑलरेडी इस प्रोसेस का हिस्सा हैं। पीछे 6 जज साहिबान बचते हैं जिनको ये कानूनी निकात के ऊपर कोई ना कोई फैसला अपना देना चाहिए। अच्छा सर, आप लोग इलेक्शन जो है वो अब मुंह मोड़ रहे हैं, इलेक्शन की जाने पूरी आवाम में जाए, आवाम आपको इलेक्शन में जाना चाहिए और जाएंगे। इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ मरीम नवाज शरीफ साहिबा कर चुकी, खुडियाँ का एक तारीखी जलसा आपने देख लिया, मगर ये नहीं हो सकता कि 63A की गलत तशरीह करके सुप्रीम कोर्ट ने की कि मुनहरिफ अराकीन वोट जो डालेंगे वो गिनती में शुमार नहीं होगा। एक गुनाह की 2 सज़ाएँ कि आप अपनी सीट से भी जाएंगे, आपका वोट गिनती में शुमार भी नहीं होगा और फिर पार्टी हेड की जगह पार्लिमानी पार्टी को डाला गया। तो PTI की गवर्नमेंट तो पंजाब में 63A की गलत तशरीह से बनी, वरना हमारी हुकूमत होती। ये सारी स्कीम ऑफ थिंग्स ये ज़बरदस्ती है। ये एक कोशिश की जा रही है कि ज़बरदस्ती अपनी मर्ज़ी पे अपने टाइम पे इलेक्शन करवाए जाएं। हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, भरपूर सियासी एक्टिविटी कर रहे हैं, मगर IMF की जो मामलात हैं, सिक्योरिटी के जो मामलात हैं, उनको देखते हुए टाइम पे इलेक्शन होगा। उसकी डेट 8 अक्टूबर आ चुकी है। हमारे नज़दीक वो एक जायज़ तारीख है। जी अच्छा सर, आपने कहा कि 4/3 वाला फैसला होना चाहिए, तो उस 9 रुकनी बेंच ने आर्डर लिखा था कि नया बेंच तश्कील दिया जाए, तो क्या वो आर्डर नहीं मानते आप? देखें, बात ये है, जो नए बेंच की बात है तो मैं तो यही कह रहा हूँ कि 6 रुकनी बेंच बना दें। सर वो 6 रुकनी बेंच का ये होगा कि जो तनाज़ात खड़े हुए हैं और जिस तरीके से एक इख्तलाफ राय कोर्ट के अंदर पाई जाती है कि कोर्ट बुरी तरह तकसीम है, कोर्ट के अंदर तनाज़ा है। आज तक देखिए, चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया था कि मैं पीर वाले दिन नया सूरज तलू होगा। फुल कोर्ट मीटिंग वीकेंड पे नहीं हो सकी, फुल कोर्ट मीटिंग होनी चाहिए थी, हर हाल में होनी चाहिए थी। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये 6 रुकनी बेंच बेहतर फैसला कर सकता है। तारिक साहब, बाहर तहरीके इंसाफ और मुस्लिम लीग नवाज दोनों के वकला आमने सामने हैं, क्या तारीख को दोहराते हुए एक बार फिर से सियासी जमात सुप्रीम कोर्ट पे चढ़ाई नहीं, देखिए, चढ़ाई का तो कोई ना सवाल पैदा होता है, ना मेरा ख्याल है इसका कोई खदशा है। वकला मौजूद हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अपनी अपनी बात करेंगे। हमारे भी वकला हैं, उनके भी मौजूद हैं। तो मैं नहीं समझता कि कोई महाजराई की सूरत हाल है। हम सारे बार के मेंबर्स हैं, हम सारे लाइसेंस होल्डर्स हैं, तो हम एक दूसरे की भी इज्जत करेंगे और कोर्ट की भी इज्जत करेंगे। बहुत शुक्रिया। तरार साहब, ये भी बताइएगा, आपने कहा कि 9 रुकनी जो बेंच ऑलरेडी इस केस का हिस्सा बन चुका था। आज जैसा मनीब अख्तर ने भी कहा कि अगर 4/3 का फैसला नहीं माना जाता तो फिर मामला 9 रुकनी बेंच की तरफ जाएगा। अगर 9 रुकनी बेंच की तरफ दोबारा ये फैसला जाता है तो क्या उसको आप तस्लीम करेंगे? देखिए, बात यह है कि 9 रुकनी बेंच में अगर इजाज़ुल हसन साहब शरीक होते हैं
मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब शरीक होते हैं जो ऑलरेडी अपना माइंड दे चुके, जिनके खिलाफ एक रेफरेंस भी दायर हो चुका। तो मैं नहीं समझता कि इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे। इजाज़ुल एहसन साहब को तो खुद ग्रेस शो करके यहाँ से रिक्यूज़ करना चाहिए था, पता नहीं क्यों बज़िद है इस बेंच में बैठने के लिए। इसीलिए हमने तहरीरी तौर पर इस्तदा की है कि बाकायदा 6 रुकनी बेंच बनाया जाए और वो कानूनी निकात का फैसला कर दे। बहुत शुक्रिया।